हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना और आज के अध्याय में हम एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी कार्बनिक रसायन के चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन आज का नया अध्याय शुरू करने से पहले और नई चीजों को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया है। तो बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमने सबसे पहले ये देखा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण हमने कैसे किया। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने उसकी नाम पद्धति कैसे दी IUPAC के हिसाब से, और सामान्य नाम हमने उन हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को कैसे दिए। उसके बाद हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बनाने के लिए बहुत सारी विरचन की विधियां देखी, जिसमें से हमने 3 नाम अभिक्रियाओं की बात की। एक थी आपकी फ्लिंकलिस्टाइन रिएक्शन, एक थी आपकी स्वार्ट्स की अभिक्रिया और तीसरी थी आपकी सैंडमेयर की अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का निर्माण कैसे होता है, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं उम्मीद करती हूं कि आप बच्चों को पिछला लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन के भौतिक गुणों के बारे में। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण दो चीजें होती हैं। आप सभी ने सुना है हम भौतिक और रासायनिक 2 गुणों की बात करते हैं। अब हम भौतिक गुण किसको कहते हैं बच्चों? भौतिक का मतलब होता है फिजिकल। तो फिजिकल का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टीज, वो गुण जो हमें देखने से पता चलते हैं। आज अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसके बालों का रंग काला है, उसने ब्लैक कलर की शर्ट या टी शर्ट पहनी हुई है, उसका रंग गोरा है, या हम जो भी प्रॉपर्टीज, हम जो भी गुण हम देख के वहां से समझते हैं या हम देखकर उसको वहां से जज करते हैं, वो सारी आपके भौतिक गुण होते हैं। अब रासायनिक गुण हम किसको कहेंगे? रासायनिक गुण का मतलब होता है कि आपने उसमें कुछ रसायन डाला, कुछ अभिक्रिया हुई, कोई नया उत्पाद बना और उसके रंग रूप और उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो हम उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक का मतलब होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और भौतिक का मतलब होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और भौतिक गुणों को हम देख के ही पहचान सकते हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा जो कंप्लीट लेक्चर है बच्चों, उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के भौतिक गुण क्या क्या है। भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, भौतिक गुण को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं जो हम यहाँ पर यूज में लेंगे, और वो जो मैं टर्म्स यूज में लूंगी वो आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमसे भौतिक अवस्था की बात की जाएगी हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हम भौतिक अवस्था में, भौतिक गुणों में भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक और हम उसके घनत्व और विलयता की बात करेंगे। तो ये जो 5 चीजें मैंने बोली हैं, ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी अभिक्रिया में किसी भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन के भौतिक गुण को ही दर्शाएंगी। तो भौतिक गुण में हम यहाँ पर आज 5 पैरामीटर्स पे बात करेंगे। पहला है भौतिक अवस्था। हम किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे भौतिक अवस्था के बारे में। पहला गुण है भौतिक अवस्था। दूसरा भौतिक गुण होता है किसी भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन का गलनांक और क्वथनांक। तो पहले हम बात कर लेंगे क्वथनांक की और बाद में हम बात करेंगे गलनांक की। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गई 3 आपके गुण। चौथा गुण होता है, हम बात करेंगे घनत्व की, और 5वां गुण होता है कि हम लोग यहां पर बात करेंगे विलयता की। क्लियर बच्चों? इन 5 गुणों को हमें डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ना है, लेकिन जब मैं पूछूं कि भौतिक गुण कौन से होते हैं तो आप बोलोगे भौतिक अवस्था, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक और विलयता। ये 5 हमारे भौतिक गुण होते हैं। अब बच्चों, भौतिक अवस्था ये हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा पहला भौतिक गुण है। तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन किस स्टेट में आपको मिलेंगे। आपने देखा है कि कोई भी चीज जब आप देखते हो तो या तो वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, या गैस होती है। सॉलिड को हम कहते हैं ठोस,
लिक्विड को हम कहते हैं जलीय और गैस को सॉलिड को हम कहेंगे ठोस, लिक्विड को हम कहते हैं जलीय और गैस को हम गैस ही कहते हैं। तो आप जब भी किसी चीज को देखते हो तो वो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 भौतिक अवस्थाओं में ही पाई जाती है। क्वथनांक और गलनांक की मैं बात करूं, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब आप उसको गर्म करोगे तो वो किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर गर्म होगा, और गलनांक का मतलब है कि अगर आपने किसी चीज को जला के पिघलाया है, उसको मेल्ट किया है, उसको गलाया है, तो वो उसका गलनांक होता है। घनत्व का आपका मतलब होता है कि वहां पर आपके कार्बन और हेलोजन कितने लगे हुए हैं, वो उसका घनत्व कहलाता है। और विलेयता का मतलब होता है कि कौन चीज किसमें कितनी ज्यादा घुल सकती है, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे आपने देखा है कि अगर आप शक्कर को पानी में डालोगे कमरे के तापमान पर तो वो धीरे धीरे घुलेगी, लेकिन आपने अगर उस शक्कर और पानी को गर्म किया तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। तो विलेयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, कि कोई भी चीज किसमें कितनी सॉल्युबल है। क्लियर? तो भौतिक गुणों में आज के अध्याय में हम इन्हीं 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स आप एज इट इज रट्टा मार लीजिए, आपको जैसे लर्न होते हैं आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि कोई भी हमसे भौतिक गुण पूछेगा तो हम इन्हीं 5 पैरामीटर्स की बात करेंगे। क्लियर बच्चों? तो शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय पहली प्रॉपर्टी के साथ। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? पहली प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे भौतिक अवस्था की। क्लियर? चलिए, तो भौतिक अवस्था में हमारा भौतिक गुण का सबसे पहला टॉपिक है भौतिक अवस्था। अब बच्चों, मैंने आपको बोला कि भौतिक अवस्था का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मैंने बोला भौतिक अवस्था का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब भौतिक अवस्था में मैंने बोला सॉलिड, लिक्विड और गैस, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड को हम ठोस कहते हैं, लिक्विड को हम जलीय कहते हैं या जल भी कह सकते हैं, और गैस को हम गैस कहते हैं। क्लियर? ये जो तीनों गुण मैंने यहां लिखे हैं ये किसी भी हेलो एल्केन और हेलो एरिन की भौतिक अवस्था को बताएंगे। ये बताएंगे आपको कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। अब बच्चों, शुद्ध अवस्था में एल्काइल हैलाइड रंगहीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड के प्रकाश के संपर्क में आने से रंगीन हो जाते हैं। भौतिक अवस्था में सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा हम उसके कलर की भी बात करते हैं, उसके रंग की भी बात करते हैं। तो पहले तो हम बात कर रहे थे कि हम किसको सॉलिड कहेंगे, किसे लिक्विड कहेंगे और किसे हम गैस कहेंगे। अब मैंने बोला कि आपके पास जितने भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन हैं उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं निम्न, एक होते हैं उच्च। ठीक है, तो आपके जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब बच्चों, हेलो एल्केन और हमारे हेलो एरीन कैसे होते हैं? कुछ होते हैं हमारे पास में निम्न और कुछ होते हैं उच्च। हमने इनको 2 कैटेगरीज में विभाजित किया, एक हो गए निम्न और एक हो गए उच्च। अब मैंने यहाँ पे लिखा है निम्न और उच्च, तो आप मुझसे पूछोगे कि मैडम निम्न और उच्च का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? बच्चों, हम निम्न हेलो एल्केन या हेलो एरीन उनको कहेंगे जिसमें कार्बन की संख्या सिर्फ 1, 2 या 3 होगी। अगर वो कार्बन की संख्या 1, 2, 3 से ज्यादा है या 3 तक भी है तो हम उनको बोलेंगे कि वो उच्च कैटेगरी के हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। जैसे कि मैं बात करती हूं कि मैंने यहां पर लिखा CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं, आप तीनों उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की संख्या या तो 1 है या फिर 2 है। यहाँ मैंने लिखा CH3Cl। ठीक है, अब CH3Cl क्या होता है? ये होता है आपका मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो मैंने CH3Cl को बोला मेथिल क्लोराइड।
Br, मैंने इसको बोला मेथिल ब्रोमाइड। क्या बोला? मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, यहां मैंने लिखा है C2H5Cl। कितने कार्बन है? कार्बन की संख्या 2। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं एथिल। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे एथिल क्लोराइड। क्लियर है बच्चों? ये नाम पद्धति IUPAC के हिसाब से नामकरण मैं आपको पहले ही लेक्चर नंबर 2 में सिखा चुकी हूँ। लेक्चर 2 और 3 हमारा वर्गीकरण और नामकरण के ऊपर ही बेस्ड था, तो अगर आपको ये नाम नहीं पता तो आप जरूर से लेक्चर 2 और 3 को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, तभी आपको ये नाम पद्धति क्लियर होगी। मैंने बात की है यहाँ पर निम्न और उच्च कैटेगरी की। निम्न का मतलब होता है कम, कार्बन की संख्या होगी 1 या 2। ठीक है, 2-3 से जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं उनको हम उच्च कैटेगरी वाले कार्बन में काउंट करते हैं। अब बच्चों मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मेरे पास में 3 यहाँ पर निम्न कैटेगरी के हेलो एल्केन हैं। कौन कौन से? CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl। अब बच्चों अगर आप CH3Br, CH3Cl और C2H5Cl की बात करोगे तो अगर मैं इनकी भौतिक अवस्था की बात करूं तो ये आपको हमेशा गैस वाली फॉर्म में मिलेंगे। इनकी भौतिक अवस्था गैस होगी। तो ये जो आपके निम्न वाले होते हैं, जो आपकी निम्न कैटेगरी के हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, ये कैसे इस अवस्था में पाए जाएंगे? ये आपकी गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। इनकी अवस्था कैसी होगी? ये हमेशा गैस वाली स्टेट में पाए जाएंगे, ना तो सॉलिड ना लिक्विड, ओनली गैस। तो यहाँ पर निम्न वालों की अवस्था हमेशा कैसी होती है? गैसीय होती है। अब मैं बात करती हूँ उच्च वाले। उच्च का मतलब है कि हमने कार्बन की संख्या को बढ़ा दिया। अब अगर मैंने कार्बन की संख्या को बढ़ा दिया तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ CH3H7Cl, C3H7Br, और मैं यहाँ पर उच्च में लिख सकती हूँ C4, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा H9Cl। ठीक है, देखिए आगे जो मैंने यहाँ पर उत्पाद लिखे हैं, आगे मैंने जिन हेलो एल्केन्स की बात की है उनकी जो कैटेगरी है वो निम्न वाली नहीं है, उनकी कैटेगरी उच्च वाली है। क्यों उच्च बोला? क्योंकि आप देख सकते हो कि कार्बन की संख्या हो गई 3, 3 और 4, 1 या 2 से ज्यादा है, इसलिए हमने इसको उच्च बोला। अब बच्चों ये जो उच्च कैटेगरी वाले मैंने हेलो एल्केन लिखे हैं, मैं इनके नाम की बात करती हूँ। 3 कार्बन है, इसका मतलब मेथ एथ प्रोप, इसका नाम होगा प्रोपिल क्लोराइड। क्लियर है? इसका नाम होगा प्रोपिल ब्रोमाइड और इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट का मतलब होते हैं 4 कार्बन, इसका नाम होगा ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं उच्च अवस्था वाले हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, तो बच्चों आप यहां पर देखोगे कि जिनकी कैटेगरी उच्च वाली होगी वो ना तो जलीय ना फिर गैस की स्थिति में पाए जाएंगे, वो हमेशा आपकी ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। तो यहां हमें 2 पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखना है कि जो निम्न वाले होंगे उनकी अवस्था गैसीय होगी और जो हमारे उच्च वाले होंगे उनकी अवस्था होगी ठोस या फिर द्रव्य। इनकी अवस्था क्या होगी? इनकी अवस्था होगी हमारे पास में ठोस। तो पहली जो भौतिक गुण की हमने बात की, हमने भौतिक अवस्था की बात की। अब भौतिक अवस्था में सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होता, हम उसके रंग की भी बात करते हैं। तो बच्चों आप देखोगे कि शुद्ध अवस्था में एल्काइल हैलाइड रंगहीन होते हैं। अगर मैं शुद्ध अवस्था प्योर स्टेट की बात करूं तो एल्काइल हैलाइड जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूं, इनका कोई कलर नहीं है, इनका कोई रंग नहीं है, ये रंगहीन होता है। क्लियर? लेकिन अगर हम इसके आयोडाइड, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को हमने प्रकाश के संपर्क में डाला, अगर हमने इसको सनलाइट में रखा, रूम टेम्परेचर पर नहीं रखा, तो ये रंगीन हो जाते हैं। अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधमय होते हैं।
अगर आप बात करोगे इनकी प्योर स्टेट की, एकदम शुद्ध अवस्था की, तो इनका कोई रंग नहीं है। लेकिन अगर ये प्रकाश के संपर्क में आए तो ये बच्चों रंगीन हो जाते हैं। और कुछ हेलो एल्कीन और हेलो एरीन आपके ऐसे हैं जो सुगंधमय भी होते हैं, जिनमें स्मेल भी होती है। तो भौतिक अवस्था में हमने यहाँ पर भौतिक गुणों में एक अवस्था की बात की, एक रंग की बात की और एक हमने सुगंध की बात की। तो भौतिक अवस्था हमारे भौतिक गुणों में 3 है। पहले हमने बात की कि अवस्था कैसी होगी, अवस्था होगी या तो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस। दूसरा हमने बात की उसके रंग की, रंग का मतलब या तो वो रंगीन होंगे या फिर वो रंगहीन होंगे। और तीसरी बच्चों हमने क्या बात की, सुगंध की, कि कुछ ऐसे होते हैं जो वाष्पशील होते हैं, वो सुगंधित होते हैं। तो भौतिक गुण आपके ये दर्शाते हैं कि भौतिक अवस्था कैसी है, रंग कैसा है और उसका सुगंध कैसा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब भी हमसे भौतिक गुण पूछे जाएंगे तो हमें ये तीनों पैरामीटर्स अच्छे से याद होना चाहिए कि 3 आपके हैं, अवस्था, रंग और सुगंध। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भौतिक गुण के बाद हमारी दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है आपके गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक जो कहलाते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिखती हूं MP एंड BP। ठीक है, MP और BP का मतलब यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ब्लड प्रेशर नहीं है। MP और BP का मतलब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है आपका क्वथनांक। ठीक है, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम विस्तार में यहां पर पढ़ेंगे। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोइथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। उच्च सदस्य द्रव और ठोस अवस्था में होता है कि जैसे कि हम जानते हैं, अभी हमने बात की, कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के अणु सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। यहां पर इन तीनों की बात हुई है, ये तीनों की बात मैं पहले भी आपसे कर चुकी हूं। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, ये तीनों कैसे होंगे, गैस अवस्था में होंगे और बाकी सारे जो होंगे वो आपके द्रव्य या ठोस होंगे। अब बच्चों यहां पर हमें बोला है CH3Br, CH3Cl और C2H5Cl। क्लियर? इन तीनों की बात की गई है। अब अगर मैं इन तीनों की बात करूं और मैं इनकी तुलना CH4 से करूं, क्या आप जानते हैं CH4 क्या होता है? अगर नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि CH4 हमारा मीथेन होता है, जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है। CH4 का क्या नाम है? CH4 का हमारा नाम है मीथेन। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें बात करनी है CH3Br की, CH3Cl की और C2H5Cl की। ये है हमारा मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथिल क्लोराइड। और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड। क्लियर? ये हो गया मेथिल ब्रोमाइड, ये हो गया मेथिल क्लोराइड और ये हो गया हमारा एथिल क्लोराइड। इन तीनों की तुलना मुझे क्वथनांक और गलनांक के लिए मीथेन से करनी है। बच्चों मीथेन आपका सिंपल साधारण सा हाइड्रोकार्बन है, लेकिन मैं इनकी बात करूं तो ये आपके एल्काइल हैलाइड है। इन तीनों को आप क्या कहते हो? इन तीनों को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, या फिर हम इनको एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये हो गए मेरे एल्किल हैलाइड और ये हो गया हमारा मीथेन। अब बच्चों इसकी तुलना मुझे मीथेन से करनी है। अब क्या है कि जब मैं यहां पर मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूं, मीथेन का आपका शेप कैसा होता है? आपने देखा होगा कार्बन के पास में 4 हाइड्रोजन, इसको हम मीथेन कहते हैं ना, प्राकृतिक गैस। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि यहां पर कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है।
क्या बना रहा है? बंध बना रहा है। तो बच्चों कार्बनिक हैलोजन यौगिक के अणु सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। अगर मैं इसके चारों बंध की बात करूं तो ये जो चारों बंध है ये आपके ध्रुवीय नहीं है, इसके चारों बंध ध्रुवीय नहीं होते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं बाकियों की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं CH3Br को ले लेती हूं या CH3Cl को ले लेती हूं। ये हो गया CH3, ये हो गया Cl। अब बच्चों आप यहां पर देख सकते हो कि ऊपर वाले मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा, तभी तो ये Cl लगा। ये प्रतिस्थापन कैसे हुआ? जब मैंने यहां से H को हटाया और मैंने H को हटाने के बाद यहाँ पे क्या लगाया? मैंने यहाँ पे Cl लगाया। तो H को हटाने के बाद मैंने यहाँ Cl लगाया, इसका मतलब मैंने H को प्रतिस्थापित करके यहाँ Cl लगाया, और इस प्रतिस्थापन से बच्चों आप देख सकते हो कि मेथिल क्लोराइड बना। लेकिन ये जो मेथिल क्लोराइड में Cl के साथ बॉन्ड है, यहाँ पर आपका बंध है वो ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं और मैं पूछूं कि क्वथनांक और गलनांक दोनों में से किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि मैडम क्वथनांक और गलनांक दोनों इनका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? पहला कारण है कि इनके जितने भी बंध हैं वो कैसे हैं? वो ध्रुवीय हैं। क्लियर? तो बंध कैसे होते हैं? इनके ध्रुवीय होते हैं, इसलिए इनका क्वथनांक और गलनांक मीथेन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। गलनांक और क्वथनांक की अभी हम और चर्चा करेंगे कुछ उदाहरण के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया CH3Cl, यहां मैंने लिखा CH3Br और यहां मैंने लिखा C2H5Cl। क्लियर है बच्चों? अब इसको मैंने मिथाइल क्लोराइड बोला, इसको मैंने मेथिल ब्रोमाइड बोला, इसको मैंने इथाइल क्लोराइड बोला। इनकी तुलना मैंने मीथेन के साथ कर ली और मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर CH4 मीथेन से इन सब का कथनांक और गलनांक दोनों ही क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि इनके जो बंध हैं वो कैसे हैं? वो ध्रुवीय हैं। क्लियर? तो बच्चों अगर हम एक कंपैरिजन यहां पर करें, हम यहां पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं जिसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। यहां हमने लिया है कथनांक और गलनांक। ठीक है? अब ये कथनांक और गलनांक आपका किस में होगा? केल्विन में होगा। ये होती है आपकी y एक्सिस और यहां पर मैं बनाऊंगी x एक्सिस। क्लियर? अब बच्चों यहां पर x एक्सिस पे हम लेंगे हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन बोलते हैं या फिर हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, दोनों एक ही बात है। उनका फॉर्मूला होता है RX। ठीक है? अब मेरे को क्या करना है? मुझे यहाँ पर जितने भी गलनांक और कथनांक हैं उनकी आपस में तुलना करनी है। तो तुलना के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए हमने यहाँ लिखा 0, यहाँ हमने लिखा 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। ठीक है?
पर एक ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है और इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि मैंने जो ग्राफ है उसको यहाँ पर ड्रॉ किया है कथनांक, गलनांक और हेलो एल्केन के बीच में, एल्काइल हैलाइड के बीच में। अब आप देख सकते हो कि इस ग्राफ को मैंने हरे, नीले और पर्पल रंग से बनाया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हरा, नीला और पर्पल कलर हमारा क्या क्या रहेगा। पहले हमने हरा बनाया है, उसके बाद हमने बनाया है यहाँ पे नीले रंग से, और उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया है पर्पल कलर से। क्लियर बच्चों? हरा, नीला और पर्पल आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ग्राफ में 3 रंग से यहाँ पर इस ग्राफ को चित्रित किया है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर ये जो हरा, नीला और पर्पल रंग है, ये हरा है आपका क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। नीला है आपका ब्रोमाइड, और जो मैंने पर्पल बनाया है वो है हमारा आयोडाइड। आप जानते हो कि X आपके हैलोजन होते हैं, वो होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड को लेके उसके बीच में ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ में आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहले मैंने बोला ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है। तो हमने यहाँ पर जो हेलो एल्किल लिया है, मैं हेलो एल्किल को यहाँ पर लिख रही हूँ, हेलो एल्केन को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जगह थोड़ी सी कम है, तो हमने इसको लिखा CH3X। ठीक है, ये हमने लिखा CH3CH2X, यहाँ हमने लिखा CH3CH2CH2X। तीनों में आप फर्क देखिए, पहले वाले में मेरे पास में 1 कार्बन है, दूसरे वाले में मैंने जो कार्बन की संख्या ली है वो 2 ली है, मतलब ये आपका मेथिल वाला है, ये एथिल वाला है, ये प्रोपिल वाला है। ठीक है, तो पहले में बात करूंगी तो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। दूसरे में बात करूंगी तो एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड। 3 कार्बन की बात करूंगी तो प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड और प्रोपिल आयोडाइड। ये 3 हमने ग्राफ बनाए हैं हरा, नीला और पर्पल रंग से। तो तीनों किसको बता रहे हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। अब बच्चों यहाँ पर इस ग्राफ बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? आप देखोगे कि जब आपके कार्बन की संख्या कम है, कार्बन की संख्या क्या है? कार्बन की संख्या कम है, हम बोल सकते हैं कार्बन की संख्या निम्न है, कम को हम निम्न भी बोल सकते हैं। तो निम्न में आप देखोगे कि ये ग्राफ आपका लगभग 350, 400 और 445 तक जा रहा है। इसका मतलब कथनांक और गलनांक जो है दोनों की आपका जो संख्या है वो यहाँ पर कम है। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन कम होंगे, कार्बन और हेलोजन कम होंगे, तो गलनांक और कथनांक दोनों आपका कम होगा। जैसे जैसे हमारे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, कार्बन की संख्या बढ़ने से हमारा गलनांक और कथनांक दोनों का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो देखिए जो आखिरी वाला ग्राफ मैंने बनाया है पर्पल कलर से, ये आपका प्रोपाइल आयोडाइड का ग्राफ है और ये कितना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब आयोडाइड के लिए कथनांक और गलनांक ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है? 1, 2, 3। क्लियर है? तो कार्बन की संख्या अगर आपकी बढ़ती जाती है तो आपका गलनांक और कथनांक बढ़ता जाता है। इसको एक और सिंपल उदाहरण से समझते हैं। आई होप कि आपको ये ग्राफ क्लियर है। इसके लिए हम एक और सिंपल उदाहरण लेते हैं। आप यहां पर देखेंगे यहाँ पर बच्चों हमने 3 तरीके के पदार्थ लिए हैं, 3 तरीके की वस्तु ली है। आप देख सकते हो कि मैं इसको बॉल मानती हूं, तो ये बॉल का आकार है सबसे छोटा, इसका बड़ा, इसका और बड़ा।
ठीक है, आकार में मैं देखूं तो ये वाली जो बॉल है आपकी, ये सबसे छोटी बॉल है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सबसे बड़ी बॉल है। अब क्या करना है कि मुझे इनको गर्म करना है, ठीक है, इनको मुझे गर्म करना है, मुझे इनको बॉईल करना है। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि बच्चों जब आप इनको गर्म करना शुरू करोगे तो कौन सबसे पहले गर्म होगा? छोटी वाली बॉल सबसे पहले गर्म होगी, उसके बाद B2 वाली होगी, उसके बाद आपकी B3 वाली होगी। तो अगर मैं इसको गर्म करना शुरू करती हूं तो ये बहुत ही कम तापमान पे गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक जो है वो सबसे कम है। तो B1 का क्वथनांक सबसे कम, B2 का उससे ज्यादा और B3 का सबसे ज्यादा। क्लियर? अब मैं अगर इनके गलनांक की बात करूं तो गलनांक आप देखोगे जो छोटी वस्तु होती है उसको गलाना बहुत आसान होता है, उसको मेल्ट करना बहुत आसान होता है। तो गलनांक भी हमारा B1 का कम, B2 का उससे ज्यादा और B3 का सबसे ज्यादा। तो बच्चों इस उदाहरण से आप क्या समझ रहे हो? आप ये समझ रहे हो कि जितनी छोटी वस्तु होगी, जितना आकार उसका छोटा होगा, जितने कार्बन उसमें कम होंगे, उसका क्वथनांक और गलनांक जो है वो उतना ही कम और ज्यादा होगा। तो आपका जो क्वथनांक और गलनांक है, क्वथनांक या क्वथनांक भी हम इसको लिख सकते हैं, क्वथनांक और गलनांक हमारा दो चीजों पे निर्भर करता है, और वो दो चीजें क्या है? एक तो है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, और दूसरा आपके हैलोजन परमाणु की संख्या। एक हो गई हमारे कार्बन परमाणुओं की संख्या, एक हो गई हमारे हैलोजन परमाणुओं की संख्या। तो हमारा गलनांक और क्वथनांक दोनों इन्हीं पे निर्भर करता है कि आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है और हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। क्लियर? तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही उसका क्वथनांक और गलनांक आपका ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं हम कुछ उदाहरण के साथ। आपको यहाँ पर कुछ हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड्स का क्वथनांक और गलनांक दिया हुआ है। हमारे पास में क्वथनांक और गलनांक हेलो एरीन्स का भी है। तो देखिए पहले यहाँ पर 1 2 3 4 कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, इसका मतलब इसका नाम हुआ मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या नाम हुआ? ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या नाम हुआ? ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन 3 है, लेकिन ये जो ब्रोमीन है अब दूसरे नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हुआ 2 ब्यूटिल ब्रोमाइड। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां जो स्थिति बन रही है वो तृतीयक वाली बन रही है, क्योंकि कार्बन 3 कार्बन के साथ और जुड़ा हुआ है, तो ये आपका टर्शरी ब्रोमाइड है। ये वाला आपका सेकेंडरी है, ये वाला आपका प्राइमरी है। तो इसको मैं बोल सकती हूं कि ये हो गया मेरा प्राथमिक ब्रोमाइड, ये हो गया मेरा द्वितीयक ब्रोमाइड, और ये हो गया मेरा तृतीयक ब्रोमाइड। क्लियर? इनको हम बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये तीनों ब्रोमाइड हो गए बच्चों आपके पास, 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, 3 डिग्री वाले। बात की गई है क्वथनांक की। क्वथनांक की, क्वथनांक का मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375, इसका है 364, इसका है 346। तो आपने जब आप यहां से यहां गए तो एक चीज आपने यहां पर ऑब्जर्व की कि जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम होता गया। क्यों कम होता गया? अभी तो हमने बात की कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना क्वथनांक ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां कार्बन कितने थे? 4। यहां कार्बन कितने हैं? 4। यहां भी कार्बन कितने हैं? 4। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम अगर कार्बन सब में 4-4 हैं तो ये क्वथनांक हमारा घटता क्यों जा रहा है? क्वथनांक तो बढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य छिपा है कि आप देखोगे कि जितने ज्यादा कार्बन शाखाओं में लगे होंगे, ब्रांचिंग में होंगे, उतना आपका क्वथनांक कम होता जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि जो श्रृंखला एकदम सीधी होगी,
लीनियर चेन होगी, सीधी होगी, उसका जो क्वथनांक है वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे कार्बन या फिर हेलोजन आपका श्रृंखला से हटकर शाखा में लगते जाएंगे, ब्रांच में लगते जाएंगे, आपका क्वथनांक कम होता चला जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्रोमीन पहले यहाँ लगा था, लेकिन अब ये यहाँ पर श्रृंखला से हटके शाखा में लग गया, ब्रांच में लग गया। यहाँ भी आप देखोगे कि कार्बन पहले सीधे सीधे चेन में थे, लेकिन चेन से हटके इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने ब्रांच वाला स्ट्रक्चर बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका जो क्वथनांक है वो ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी हम ये देखेंगे क्वथनांक भी हमारा बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और उदाहरण के साथ, जो कि हमारा हेलोएरीन का है। अभी हमने एल्काइल हैलाइड्स की बात की, लेकिन हमने अभी तक रिंग वाले जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात नहीं की। अब हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, क्वथनांक और गलनांक दोनों आपको दिया हुआ है। क्वथनांक का मतलब हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक का मतलब हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। हमेशा इसको हम जो तापमान की यूनिट है उसको हम हमेशा केल्विन लेके चलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर आपको ये नाम पद्धति समझ में नहीं आ रही है तो लेक्चर 3 को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि आप जब रूल समझेंगे आईयूपीएससी के नियम के हिसाब से ही हम इसकी नामकरण करते हैं। इसका नाम हुआ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब बच्चों, मैंने आपको बहुत बार बताया कि 1 और 2 वाली जो स्थिति होती है ना वो ऑर्थो की होती है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आपके पास में 1, 2, 3 1 और 3 पे क्लोरो ग्रुप है, तो 1 और 3 पे क्लोरो वाला ग्रुप होने का मतलब है कि ये स्थिति मेरी हो गई मेटा वाली। तो इसको अब मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी मेटाक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? इसको हम कहेंगे मेटाक्लोरोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, इसका नाम है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और बच्चों, आप अच्छे से जानते हो कि अगर स्थिति 1 और 4 वाली है तो उसको हम पैरा कहते हैं। मैंने आपको 3 पोजीशंस बताई हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो इसका नाम हुआ पैराक्लोरोबेंजीन। क्लियर? अब आप ये देखते चल रहे हो कि अगर मैं कथनांक को देखूं तो कथनांक पहले 375 था, फिर 364 हुआ, फिर 346 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पैरा वाला स्ट्रक्चर होगा उसका कथनांक सबसे कम होगा और जो आपका ऑर्थो वाला होगा उसका कथनांक ज्यादा होगा। गलनांक की मैं बात करूं, 256, 249, 323। गलनांक आपका पैरा वाली पोजीशन का ज्यादा है और सबसे कम किसका है, मेटा वाली पोजीशन का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कथनांक होता है वो बढ़ता जाता है, लेकिन गलनांक जो है वो आपका कम उल्टा ऑर्डर ले रहा है। इसका मतलब कि आपका कथनांक ऑर्थो का ज्यादा है और गलनांक आपका पैरा का ज्यादा है। क्लियर? तो ये था आपका हेलोएरीन का गलनांक और कथनांक। तो हम कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं अभी तक? अभी हमने 3 गुणों की बात कर ली, एक थी भौतिक अवस्था, एक था कथनांक और एक था आपका गलनांक। अगला हमारा जो भौतिक गुण है वो होता है हमारा घनत्व। तो देखते हैं घनत्व क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपके कार्बन और हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोकार्बन में ब्रोमो, आयोडो, पॉलीक्लोरो उत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या, हेलोजन परमाणुओं की संख्या। हेलोजन परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, यहां पर क्या क्या 3 चीजें बोली गई है। कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। दूसरा हुआ हमारा हेलोजन परमाणुओं की संख्या और तीसरा हो गया हमारा हेलोजन परमाणुओं का द्रव्यमान। अगर बच्चों ये तीनों चीजें बढ़ती जाएगी तो आपका घनत्व जो है
वो भी बढ़ता जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि जितना ज्यादा आपके कार्बन या हेलोजन के परमाणु होंगे उतना ही घनत्व ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में सीधा संबंध है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम घनत्व को समझते हैं। यहाँ पर आपको कुछ यौगिक दिए हुए हैं C3H7Cl, C3H7Br, C3H7I। तीनों ही C3 है, मतलब मेथ, एथ, प्रोप। तो ये हो गया प्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये हो गया आपका प्रोपाइल आयोडाइड। तो बच्चों देखो यहाँ पर कार्बन तो सब में 3-3 है, लेकिन अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो आकार होता है वो आकार आपका सबसे बड़ा होता है आयोडीन का। तो बच्चों जिसका आकार बड़ा उसका घनत्व बड़ा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे कि जिसका आकार बड़ा उसका घनत्व बड़ा। तो आकार के बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। कार्बन अगर 3 है और 4 है तो घनत्व 4 वाले का ज्यादा होगा, लेकिन कार्बन 3-3 है, एक में क्लोरीन लगा है, एक में आयोडीन लगा है, तो आकार किसका बड़ा हुआ? आकार आयोडीन का बड़ा हुआ। तो सिंपल सी बात है कि घनत्व भी आयोडीन का ज्यादा होगा। तो इस टेबल के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि आयोडीन क्योंकि आकार में ज्यादा बड़ा है तो उसका घनत्व ज्यादा है। ठीक है, ये तो हो गई हैलोजन की संख्या। अब हैलोजन जरूरी थोड़ी है कि एक एक लगा हुआ हो, कभी हमारे पास हैलोजन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और कई बार आपके पास में 4 भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखो CH2Cl2, क्लोरीन कितने हैं? 2। CHCl3, यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 3। CCl4, क्लोरीन कितने हैं? 4। तो बच्चों हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से उसका द्रव्यमान बढ़ता है और द्रव्यमान बढ़ने से उसका घनत्व बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर जहां पर 2 है वहां पर आपका घनत्व है 1.336, जहां 3 है वहां होता है 1.489 और जहां पर 4 है वहां हो गया 1.595। घनत्व को हम इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। आपने छोटी कक्षा में ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास में तेल और पानी है, या फिर मैं मान लूं कि मिट्टी का तेल जो कि आप कैरोसिन बोलते हो वो और पानी है, तो बच्चों मिट्टी का तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगर आप उसको पानी में डालोगे वो कभी भी नीचे ढाके डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। तो हमेशा जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो तैरती है, जिसका घनत्व कम होता है वो चीज डूब जाती है। तो यहाँ जितने क्लोरीन बढ़ते जाएंगे आपका घनत्व जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट घनत्व का। अब हमारे पास में जो आखिरी भौतिक गुण है वो है विलयता। विलयता का मतलब होता है सोल्यूबिलिटी, किसी चीज का किसी दूसरी चीज में घुलना। तो बच्चों यहाँ पर हेलो एल्केन जल में बहुत ही अल्प विलय होते हैं। जल में इनको घोलने की कोशिश करोगे तो ये विलय नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये जानने को मिली कि जो हमारे हेलो एल्केन हैं उनको अगर हम जल में डालेंगे तो जल में ये विलय नहीं होते। ठीक है, इनको घोलने के लिए अगर जल में आपको इनको घोलना है तो उसको आपको अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देने की जरूरत है। तो हेलो एल्केन को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण को तथा जल के अणुओं को वेव मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर आप इनको अगर जल में घोलोगे तो जल में ये आपके नहीं घुल पाएंगे, क्योंकि जल में घुलने की इनकी विलयता नहीं होती है। आपको इनको अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी अगर आपको इनके बंध को तोड़ना है। ठीक है, तो आप इसमें अब जब कोई ऊर्जा दोगे या फिर आप यहाँ पर की कोई अलग से केमिकल का उपयोग करोगे तभी ये घुलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये नहीं घुलेंगे। जल में इनकी विलयता बिल्कुल नहीं होती है। विलयता को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? तो जल में अणुओं में इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन का आबंध होता है, जैसे आपने RX लिया तो आप इसमें इसको जल में घोलोगे तो जल में ये नहीं घुलेगा, एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसको जल में घोलने के लिए। तो ये यहाँ पर सामान्य तौर पर जल में विलयित नहीं होते। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का अध्याय जो सिर्फ भौतिक गुणों की चर्चा हमने आज के अध्याय में की है। भौतिक गुणों में हमने भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा,
क्वथनांक गलनांक के बारे में पढ़ा, घनत्व के बारे में जाना और विलयता कैसी होती है ये भी हमने देखा। तो जनरली जो होते हैं सारे आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन हमने देखा, कुछ ना कुछ यहाँ पर गुण उनमें होते हैं। तो भौतिक गुणों के ऊपर आज का अध्याय हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आज का लेक्चर सबको समझ में आया, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा इजीएस्ट लेक्चर था इस पूरे चैप्टर का। तो आगे की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपके कुछ 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत आवश्यक है। क्लियर बच्चों? तो हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए लेक्चर में, न्यू टॉपिक्स के साथ, और हम डील करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन को अगली क्लास में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको डीपीपी चाहिए या कोई भी संबंधित स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारा मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपके लिए वहां पर हमेशा अवेलेबल हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।